हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे केटीजी का पार्ट वन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि पार्ट वन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। पार्ट वन में अगर मैं बात करूंगा तो हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे और काफी सारे कंसेप्ट भी उसके साथ में पढ़ लिए थे। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे और हमारे आई थिंक सो 24 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो बस हम करेंगे। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द आइडियल गैस ओबे एन एडिशनल इक्वेशन पी वी स्क्वायर p square v constant. Okay, the initial temperature and the volume of the gas is T and V, and the respectively they expand the volume to V and the temperature. अच्छा, TV का दे रखा है और मेरे को कुछ और ही कांस्टेंट दे रखा है, तो मेरे को पहले T और V के फॉर्म में इसको करना पड़ेगा। P स्क्वायर V स्क्वायर क्या दे रखा है, मेरे को कांस्टेंट दे रखा है। तो अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, PV इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो मेरे को टी के टर्म में चाहिए, मेरे को पी को हटाना पड़ेगा। तो पी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एनआरटी तो कांस्टेंट ही हो गया, तो पी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ टी बाई वी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे इसमें लिख दो, तो मेरा क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एकदम सही, इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरा वॉल्यूम से एक वॉल्यूम से कट जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा ये। तो मेरा क्या आंसर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अभी इसमें वैल्यू डाल दो, टी वन स्क्वायर बाई वी वन इक्वल टू टी टू स्क्वायर बाई वी टू, इस तरीके से डाल दो। जब आपकी वैल्यू आ जाएगी तो क्या है हमारा, टी वन स्क्वायर क्या है, टी है, और टी बाई वी है, टी स्क्वायर बाई वी है, और मेरा वी स्क्वायर क्या है, इधर चले जाएगा, टू वी है। तो वी से वी कटेगा, फोर वी आ जाएगा। बहुत आसानी से फोर वी वी से वी कटेगा, फोर टी यहाँ पे आंसर बचेगा। फोर टी को जब अंडर रूट करूंगा तो टू टी आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, पर रूट टू टी आएगा, रूट टू आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, रूट टू टी आंसर यहाँ पे आते हुए दिखेगा। डाल लेते हैं एक और बार, मैं क्वेश्चन में डाल के दिखाई देता हूँ आपको कैसे आ रहा है। टी बाय वी, टी स्क्वायर बाय वी इज इक्वल टू टी डैश स्क्वायर बाय टू वी, ये आंसर आ रहा है मेरा। तो वी से वी कटेगा, टू उधर चले जाएगा, तो अंडर रूट टी आपका टी डैश आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका आंसर चले जाएगा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। PV plot gives the two gases during the adiabatic process. Show in figure the plot 1 and plot 2 should be correspond to respectively. तो अगर मेरा बात कर रहा है यहाँ पे, मेरे को दो प्लॉट दे रखे हैं, प्लॉट 1 एंड प्लॉट 2। तो इसमें पूछ रहा है कि इनका एक्सपांड अगर कर रहा है तो ये मेरा प्लॉट 1 और प्लॉट 2 कौन कौन से गैसेस को बता रहा है। तो आप बता सकते हैं, आसान तरीके से बता सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का भी वॉल्यूम सेम है, यहाँ पे वॉल्यूम है। अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, सेम है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो P विल बी मोर देन व्हेन, यहाँ पे वॉल्यूम अगर मेरा सेम है, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपका पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। पीवी की पावर कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो P विल बी मोर व्हेन गामा इज लेस। तो मेरा P जब ज्यादा कब होगा, मेरा P यहाँ पे दो P देखने को मिल रहा है, इसका P इसका ज्यादा है, और उसके बाद ये वाला P इसका ज्यादा है। तो P उसका ज्यादा होगा जिसका गामा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, गामा कम होगा। P उसी का ज्यादा होगा, उसका गामा कम होगा। ऐसा क्यों, अगर P के इनवर्सली देखूंगा मैं, तो 1/V की पावर गामा के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो आपको देखना है गामा टू अगर बात कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे को गामा 1 और 2 में अगर बात करूँ, तो गामा 2 मेरा सबसे बड़ा आ जाएगा और गामा 1 आपका आ जाएगा। तो गामा 2 बड़ा किसका होगा, गामा 2 कौन से गैस का बड़ा होगा। तो आपको पता है कि इसमें गामा की अगर बात करते हैं, तो आपको पता होगा मोनो एटॉमिक, मोनो, फिर डाया, फिर ट्राया, इस तरीके से आते हैं हमारे। तो मोनो की अगर मैं बात करता हूँ, मोनो की अगर यहाँ पे हीलियम आ जाती है, और फिर डाया एटॉमिक, तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा जो है प्लॉट 1 जो है मेरा प्लॉट 1 मेरा डायरेक्टली होना चाहिए, क्योंकि कम है ना उसका गामा, तो डायरेक्टली होना चाहिए। और प्लॉट 2 मेरा मोनो एटॉमिक होना चाहिए। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच ऑफ द फिगर नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द गैसेस ऑफ द सराउंडिंग, यहाँ पे दे रखा है। तो अगर विल टेक प्लेस, तो हीट का एक्सटेंशन कर्व आर आइसोथर्मल एडियाबैटिक, यहाँ पे तो हीट की बात ही नहीं आती। तो यहाँ पे हीट की बात ही नहीं आती। तो वो कह रहा है कि नो हीट चेंज मतलब एडियाबैटिक पूछ रहा है मेरे को। क्यों अगर जीरो होगा तो मेरे को एडियाबैटिक पूछ रहा है। तो आपको मैं फॉर्मूले बता देता हूँ कि आपको ये ग्राफ वाले सिस्टम में आपको बता देता हूँ। जब भी आपका इस तरीके से ग्राफ आएंगे, जब भी आपके इस तरीके से ग्राफ आएंगे, तो ऊपर वाला क्या होगा, आपका आइसोथर्मल होगा। ठीक है, और नीचे वाला कैसा होगा, एडियाबैटिक। क्या होगा, एडियाबैटिक होगा।
ये मेरा ये चीज है। अगर मैं आपको उसमें कांस्टेंट वगैरह सब कुछ डाल के बताऊंगा तो यहाँ पे निकालना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो है मेरा बी वाले में जो है नो हीट एक्सचेंज देखने को मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें तो बात ही नहीं करते हम, यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहिए था मेरे को। तो यहाँ पे बात है हमारी यहाँ पे हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी एंड शो इन द फिगर आपको बताना है। तो ए मेरा क्या है, ये आपको अभी देखा हमने क्या है, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्मल है, और ये एडियाबेटिक है। ये भी सी भी मेरा क्या आइसोथर्मल है, और डी क्या है मेरा एडियाबेटिक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल फ्रॉम ए एंड बी, तो मेरा ए एंड सी इज आइसोथर्मल वाइल बी एंड डी इज एडियाबेटिक। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग पीटी ग्राफ शो इन फिगर इज ए बी सी डी, सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो ए की क्या बात कर रहा है, ए मेरे को बोल रहा है आइसोबैरिक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोबैरिक होता है क्या, नहीं, आइसोबैरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो गलत कह रहा है। उसका बी क्या बोल रहा है मेरे को, एडियाबेटिक है, बिल्कुल भी नहीं, एडियाबेटिक भी नहीं होगा, क्योंकि बी वाला जो है मेरा एडियाबेटिक क्यों नहीं होगा बता दीजिए आप। एडियाबेटिक में मेरा क्या हो जाता है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये चीज आपको पता है, तो एडियाबेटिक भी नहीं है। पीवी की पावर गामा मेरा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये चीज पता होनी चाहिए। उसके आइसोकोरिक में मेरा प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो देख लेते हैं सी में मेरे को प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, सी गलत है। तो डी मेरा आइसोथर्मल है, एकदम सही है। आपको डी अगर देखो जाएगा तो यहाँ से अगर देखोगे तो इस तरीके से मेरा ये आइसोथर्मल कर्व देखने को मिलेगा। तो मेरा जो डी ऑप्शन है यहाँ पे, एक मिनट, आइसोकोरिक का क्या है हमारा, आइसोकोरिक जो मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहा है क्या सी के अंदर, हाँ मेरे को वॉल्यूम कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, तो थर्ड ही आ जाएगा। आइसोबारिक मेरा होता है प्रेशर कांस्टेंट, गलत बोल रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया। आइसोबारिक मेरा प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये चीज याद रख लेना। और आइसोकोरिक मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ये चीज देख लेना यहाँ पे। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आपका अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एकदम ही कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या बात कर रहे हैं हम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड ऑप्शन एकदम करेंगे। वर्क डन बाय द फॉलोइंग फिगर, हमारा वर्क डन यहाँ पे बताना है। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे बस जो वॉल्यूम वाला ग्राफ होता है उसको कलेक्ट करना है, उसका जो एरिया निकलेगा वही आपका वर्क डन होगा, तो आपको पता होता है। तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर मैं बता दूं आपको, क्या करना है, पहले तो इसका एरिया निकालो, ट्रायंगल का प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से आप निकालोगे। तो करें, तो इसमें हमें डायरेक्ट ही वैल्यू दे रखी, तो आपको इसका आइडिया नहीं होगा, तो डायरेक्ट हमें रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। एरिया अगर ट्रेपेजियम का क्या होता है आपको पता है, हाफ इंटू हाईएस्ट लेंथ, मतलब जो पहली पैरेलल लेंथ, जो पैरेलल लेंथ होती है उनको ऐड करो, पैरेलल लेंथ को ऐड करो, और इनटू जितनी इनकी साइड है उन दोनों का साइड का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 15 देखने को मिल रहा है, तो इंटू 15 करो। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 30 प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ गया। 30 + 10 जो है मेरा कितना आ गया, 40, और डिवाइडेड बाय 20 इंटू 15 आ गया। इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। तो कितना आ जाएगा ये 300 किलो पास्कल, 300 किलो पास्कल मेरा आंसर आ गया। तो उसको आपको क्या जूल में बोल रहे, तो 1 किलो पास्कल को पास्कल इन सीसी को आपको अगर कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, किलो को 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, और 10⁻³ करना पड़ेगा। तो 300 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये आपका आंसर जाएगा। जब -6 करोगे तो आपको 0.3 जूल यहाँ पे आंसर आते हुए दिख रहा है। तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A certain amount of an ideal monoatomic gas need the 20 joule of the heat required to rise the temperature by the 10 degree Celsius at a constant pressure. The heat needed for the same temperature to rise at constant volume will be. तो मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे अगर मेरे को हीट निकालने के लिए यहाँ पे सर्टेन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए मेरे को 20 जूल ऑफ हीट एनर्जी लगी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस में। जब मेरे को सेम टेम्परेचर में डालूंगा तो मेरा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के अंदर तो आपकी हीट का कितना लॉस यहाँ पे पूछ रहा है। तो कैसे करूं मैं बताइए। एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर बाय द कांस्टेंट प्रेशर, तो मेरा क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात करेगा तो वर्क डन मेरा 0 आ जाएगा। क्यू मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है, एनसीपी डेल्टा टी हो जाएगा। तो एनसीपी डेल्टा टी कितना दे रखा है मेरे को 20 जूल,
इस तरीके से देखना है। और हीट नीडेड फॉर द सेम टेम्परेचर राइज इन कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी, जब मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तब आपकी हीट यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले एनसीपी डेल्टा टी पे निकाल लेते हैं क्यू की वैल्यू। तो एनसीपी डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा है, मोनो एटॉमिक। सीपी क्या हो जाता है मेरा 3/2 देखने को मिलता है आपको, सीपी 3/2 आपको देखने को मिलता है, तो आपको डाल सकते हो। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 एन सीपी डेल्टा टी। इस तरीके से आपका आ जाएगा। एनसीपी कितना 3/2, एनसीपी डेल्टा टी कितना दे रखा है मेरे को, एनसीपी डेल्टा टी कितना दे रखा है मेरे को बता दीजिए। एनसीपी डेल्टा टी 20 दे रखा है, तो डायरेक्ट 20 की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे एनसीपी डेल्टा टी की वैल्यू डाल दीजिए। एक मिनट मेरे को सीवी बोला था ना, सीवी में बोल रहा है, तो सीवी की वैल्यू तो अलग हो गई ना, आपको पता है ना। सीपी माइनस सीवी की बात क्या आ जाती है, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू कितनी आ जाती है। जब मेरा सीपी 3/2 आर हो गया, तो मेरा सीवी कितना हो जाएगा, आर माइनस 3/3 R/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 में से 3 चले जाएगा, मेरा R/2 आंसर जाना चाहिए। सीपी प्लस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। मेरे को सीपी दे रखा है सीपी बाय सीवी मेरे को 3/2 दे रखा है, तो मेरा वी कितना आएगा, 3/2 आना चाहिए। यार इसमें मोनो एटॉमिक डायटोमिक मेरे को बहुत कंफ्यूजन कर देता है। एक मिनट, यहाँ पे जो सीपी और सीवी की वैल्यू देखते हैं, लिख लेते हैं हम एक बार। सीपी एंड सीपी की आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अगर मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू डाल दीजिए। सीपी की वैल्यू आपको आ जाएगी, ये दे रखा है, ठीक है। इससे सीपी की वैल्यू आपको मोनो एटॉमिक दे रखी है। मोनो एटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, कि सीवी की वैल्यू जो है, मोनो एटॉमिक लिए आपके अगर सीवी की वैल्यू यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो सीवी की वैल्यू मेरी 3/2 आर हो जाती है, और सीपी की वैल्यू कुछ और होती है। सीपी की वैल्यू मत करो 3/2 आर प्लीज, गलत हो जाएगा। तो सीवी की वैल्यू मेरी 3/2 आर होती है, और आपको इधर सीपी के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पे हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम की यहाँ पे बात कर रहा है। तो मेरा जो है सीपी कितना हो जाता है, सीपी कितना हो जाता है 5/2 आर देखने को मिलता है मेरे को। इस तरीके से सीपी और सीवी होते हैं। तो मेरा क्यू जो है, नेक्स्ट वाला क्यू जब बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि 3/2 आर सीपी सीपी एन सीपी एन सी वी डेल्टा टी, सीवी डेल्टा टी। पर इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, एनसीवी डेल्टा टी की वैल्यू मेरे को पूछ रखी है, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए। आप ही बता दीजिए कितना हो जाएगा। ठीक है, सीपी की जगह पे बस सीवी की वैल्यू डाल दो। कैसे डालोगे बता दो। तो मेरा क्यू डैश क्या आ जाएगा, क्यू डैश मतलब मेरा क्यू डैश पता है ना आपको क्या ढूंढना है। क्यू डैश मेरे को इसकी वैल्यू ढूंढनी है आपको। क्यू डैश की अगर मैं बात करूं, तो आपको क्यू डैश में इसकी वैल्यू ढूंढनी है। क्यू डैश में आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, एनसीवी डेल्टा टी की वैल्यू ढूंढनी है। तो एनसीवी डेल्टा टी को इसमें आप कैसे डालोगे, तो आपको एन डेल्टा टी और सीपी की वैल्यू डिवाइडेड में आ जाएगी। तो इसके अंदर एन डेल्टा टी की वैल्यू क्या डाल दोगे आप, एन डेल्टा टी की वैल्यू क्या डाल दोगे, 20/, तो यहाँ पे डाल दो 20/20 सीपी आ जाएगा, इंटू सीवी आ जाएगा। सीपी बाय सीवी कितना होता है आपको पता है ना, 5/3 होता है। 5/3 होता है, 3/5 कर दो इसको, यहाँ पे 20 इंटू 3/5 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा हो जाएगा, 5/3 होता है, तो 5 4 जा 3 4 जा 12 जूल मेरा आंसर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, 12 जूल मेरा आंसर जाना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था इसको, थोड़ा गलत तरीके से हम जा रहे थे, तो ये इस तरीके से आपको करना था। तो इस तरीके से आपको 12 जूल मेरा आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। तो 12 जूल मेरा आंसर यहाँ पर चले जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि मेरा 12 जूल आप पे आंसर जाते हुए दिख रहा है। बस मैंने क्या किया, सीवी की जगह पे ये एन डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख दिया, 20/सीपी नीचे लिख दिया। और 20/सीपी की वैल्यू सीपी बाय सीवी की वैल्यू आपको पता है 5/3 होती है, तो 3/5 कर दी, और वो मेरे 12 जूल यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे 2 सिलेंडर दे रखे, कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ द आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द 2 सिलेंडर। इफ द टेम्परेचर राइज द सिलेंडर ए टी नॉट, देन द टेम्परेचर राइज ऑफ द सिलेंडर बी विल बी। तो यहाँ पे फिक्स पिस्टन दे रखा है। फिक्स पिस्टन की अगर बात करें, यहाँ पे फिक्स पिस्टन और यहाँ पे फ्री पिस्टन दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालोगे। यहाँ पे अगर मैं एक की बात करता हूं, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे क्या है आपको प्रेशर कांस्टेंट देखने को मिलेगा, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, क्योंकि गैस यहाँ पे एक्सपांड हो रही है, गैस विल एक्सपांड हो जाएगी, गैस विल एक्सपांड हो जाएगी। ठीक है, तो गैस एक्सपांड हो जाएगी तो क्यू ए कितना आ जाएगा मेरा, प्रेशर कांस्टेंट की वजह से एन सी पी डेल्टा टी। इसमें क्या हो जाएगा, मेरा पिस्टन फिक्स है तो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मेरा क्यू कितना आ जाएगा, क्यू मेरा आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी आ जाएगा, मेरा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप दोनों को इक्वल कर लो, इक्वल कर लोगे, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। आपको क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर टी नॉट, तो ए में अगर मेरा टी नॉट है तो टेम्परेचर राइज इन बी कितना होगा, तो मेरा सी एन तो एन से कट कट कर दो, सी पी इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू सी वी डेल्टा डेल्टा टी आ जाएगा। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा मेरा, सीपी बाई सीवी कितना होता है, किसका सीपी बाई सीवी कितना होता है, गामा होता है, गामा टी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी। सीपी बाई सीवी मेरा क्या होता है, गामा होता है, तो मैंने गामा टी नॉट कर दिया, टी नॉट डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पे आंसर आ गया। तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, गामा की वैल्यू जो है आपकी कौन सी गैस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आइडियल मोनो आइटमिक गैस की अगर बात कर रहे हैं तो गामा मेरा होता है 5/3, तो 5/3 टी नॉट मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हमें। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, पार्ट ए बी सी डी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इसमें चारों में ही जीरो इन ऑल 4 केसेस आ जाएगा, सब में ही इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर है, तो मेरा जीरो आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे दे रखा है कि इसको थर्मोडायनेमिक साइकिल दे रखी है, शोइंग फिगर द आइसोथर्मल विच करस्पॉन्डिंग ग्राफ इज करेक्ट, ऐसा इसका पी और टी में कर रखा है। तो ठीक है, पी और टी में आपको करना है, अगर पी और टी में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं, पहले तो जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको तो बना लीजिए आप। यहाँ पे कहाँ पे प्रेशर मेरे कांस्टेंट है, तो मेरा प्रेशर तो ए और बी तो ऐसा रहेगा एज इट इज। उसके बाद जहाँ पे मेरे दो टेम्परेचर वेरी कर रहे थे, बीसी और एडी जो मेरे वेरी कर रहे थे, टेम्परेचर वेरी कर रहे थे, तो ये ऐसे बन जाएंगे। और मेरा टेम्परेचर का वॉल्यूम का इस तरीके से चले जाएगा, इस तरीके से चले जाएगा, और मेरा ए बी डी सी, तो ये आ जाएगा ए बी सी डी। अगर इस तरीके से मेरा इस तरीके से जाते हुए दिखेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट आंसर, मेरे को नहीं फर्स्ट नहीं, सेकंड आंसर एकदम करेक्ट देखने को मिल रहा है। इस तरीके से करते हैं, कैसे क्या समझ गए ना। पहले तो प्रेशर कांस्टेंट था, उसमें जो दो टेम्परेचर मेरे वेरिएबल थे उनको स्ट्रेट लाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट करना था, और मेरा स्ट्रेट लाइन होता है पीवी और पी और टी ग्राफ में मेरा वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो चीज बना दी, सी और डी मेरा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर सेकंड यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात है वर्क डन बाय द प्रोसेस, अरे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, 0.3 आएगा, कर लेना इसको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को निकाल के, रिपीटेड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल के आपको आसानी से कर लोगे। और किलो पास्कल, ये सीसी को आपको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 10 की पावर -6 करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आंसर यहाँ पे आते हुए दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी इन शोइंग पीटी डायग्राम वेयर रिप्रेजेंट पीवी इज वुड बी, तो मेरा पीवी को रिप्रेजेंट करना है, पीटी डायग्राम दे रखा है, तो ये वो बहुत ही आसान है, पी और वी को करना है। तो पहले प्रेशर कांस्टेंट तो ए बी लिख ही लो, ठीक है, ए बी, और मेरे टेम्परेचर जो कांस्टेंट है तो ए सी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ऐसा आ जाएगा। और उसमें वॉल्यूम जो है मेरा ए सी जो है मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, तो इस तरीके से ए सी आ जाएगा। तो ये मेरा बी ए और सी, तो ए बी सी डी जो है मेरा इस तरीके से देखने को, जो जहां पे आपको देखने को मिल जाए थर्ड ऑप्शन एकदम सही, मेरे को थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इन ग्राफ्स आइसोथर्मल कर्व, तो मैंने आपको बताया कि ये ऊपर वाला जो होता है मेरा आइसोथर्मल होता है, नीचे वाला ये मेरा एडियाबेटिक होता है, और इसमें अगर उल्टा जाओगे तो ये मेरा एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक, और ये मेरा आइसोथर्मल होता है। तो कौन कौन से आइसोथर्मल है, डीसी और ए बी मेरा आइसोथर्मल है, डीसी और ए बी मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, मेरे को फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे हम, ग्राफ शोइंग हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, मेरी जो हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग की अगर बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैसे जा रहा है मेरा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो ए बी की अगर बात करें तो ए बी में मेरा क्या आ जाएगा, ए बी मेरा आइसोथर्मल है, मेरा क्लॉकवाइज इस तरफ जा रहा है, तो मेरा वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी हीट भी क्या हो जाएगी इधर पॉजिटिव हो जाएगी। ये अगर एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्क डन कैसे देखने को मिल रहा है, नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो जहां पे आपको हीट गिवन बाय द सिस्टम इज क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव आना चाहिए, और आपका तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो क्यू एक्सपांशन में जो है मेरा एक्सपांशन अगर जहां पे हो रहा है, एक्सपांशन जहां पे हो रहा है, तो वर्क डन मेरा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और अगर एब्जॉर्प्शन अगर देखने को मिल रहा है तो वर्क डन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। तो आपको कौन से ग्राफ में आपको बताना है कि और आइसोथर्मल के लिए तो डेल्टा यू तो मेरा जीरो ही हो जाता है, तो आपको बताना है कि कौन से ग्राफ में हीट एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से, बता सकते हो आप।
ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फॉर द गिवन गैस सीवी इज इक्वल टू 4.96 कैलोरी पर मोल के इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द 2 मोल गैस इज हीटिंग फ्रॉम द 340 केल्विन टू द 342 केल्विन। ठीक है, तो मेरा डेल्टा टी कितना दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा टी की बात कर रहा हूँ तो 2 दे रखा है मेरे को, कितना डेल्टा टी मेरे को 2 आ गया, ये मेरे को समझ में आ गया। सीवी दे रखा है मेरे को, ये मेरा डेल्टा टी आ गया 2, सीवी दे रखा है मेरे को 4.96 इंटरनल एनर्जी ऑफ द, तो डेल्टा यू की डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दो, एनसीवीआरटी, एनसीवीआरटी एन कितना दे रखे 2 मोल्स, सीवी की वैल्यू 4.96, आर की वैल्यू 8.314, तो आर की वैल्यू आपको पता ही होती क्या होती है मेरी, आर नहीं आता इसमें से, सीवी आर नहीं आता, एनसीवी डेल्टा टी आता है डायरेक्ट, आर की नहीं आता, आर नहीं आता, आर की वैल्यू मत डालो, फॉर्मूला याद रखना, एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना आ गया 2, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 19.84। आई थिंक सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने किया भी इसको। ठीक है, डेल्टा यू है ये, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन इन अ वेसल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1.3 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल दे रखा है मेरे को, तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर लोगे। तो आपके मोल्स डायरेक्ट आइडियल इक्वेशन होगा एन पीवी बाय आर टी, पीवी दे रखा है, पीवी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, आर के और टी मेरे को सब दे रखे हैं, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। तो मेरा पी कितना दे रखा है 1.3 इंटू 10 की पावर 5, वॉल्यूम मेरा 7 लीटर है, तो 7 लीटर को आपको 10 की पावर -3 ml में करना पड़ेगा। उसके बाद आर की वैल्यू अगर मैं बात करूँ 8.314 और टेम्परेचर मेरा आ जाएगा 273 केल्विन। इस तरीके से हमने जब सबको आप जब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा 0.4 मोल आ जाएंगे। और मेरे को मॉलिक्यूल पूछे हैं तो मोल को N करना पड़ेगा, Na आपको मॉलिक्यूल पता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात क्या आती है, मोल्स इंटू Na हो जाता है, Na हो जाता है मोल्स को, तो 0.4 इंटू Na कितना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो कितना आ गया 2.4 इंटू 10 की पावर 23 मेरा आंसर यहाँ पे चले जाएगा। तो 2.4 इंटू 10 की पावर 23 यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। In the real gas behave like an ideal gas if the pressure and temperature both are high, pressure and temperature both are high। तो आइडियल गैस के लिए आपको अगर बिहेव करवाना है तो आपको यहाँ पे प्रेशर जो है एकदम कम रखना पड़ेगा, और प्रेशर को एकदम कम रखना पड़ेगा और टेम्परेचर को एकदम हाई रखना पड़ेगा, तब जाके ये बिहेव करता है। और अगर आपको रियल गैस के लिए करवाना है तो रियल गैस के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशर को हाई रखना पड़ता है, टेम्परेचर। और रियल गैस में तो दोनों भी किसी भी तरीके से हमारा आ सकता है। तो रिजिड टैंक दे रखा है हमें को, रिजिड टैंक दे रखा है इसमें 35 kg of the nitrogen of the at the 6 atm, a sufficient quantity of the oxygen is supplied to the increase the pressure to the 9 atm which the temperature remain constant, amount of oxygen supplied to the tank is। तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका टैंक में सप्लाई होगा, तो वो चीज आप बता सकते हो, कितना होगा बता सकते हैं। बहुत आसान है, आपको यहाँ पे वही चीज लगानी है, P1V1 आपका P1V1 इक्वल टू N1RT। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा क्योंकि दो गैस दे रखे हैं और उसमें क्या कर रखा है कि नाइट्रोजन गैस जो सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज द प्रेशर 9 atm। तो जब ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ सप्लाई, तो मेरे को ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं, तो बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब प्रोसीजर बहुत बड़ा आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, अगर मैं बात करूँ P1V1 की बात कर लेते हैं, और P2V2 क्या हो जाएगा, P2V2 में मेरे को दोनों भी मोल्स ऐड होंगे N1 प्लस N2 RT, इस तरीके से हो जाएंगे। फिर आप दोनों को भी डिवाइड करके अगर कर लोगे, आपको अगर दोनों के P1 बाई P2 कितना आ जाएगा मेरा, P1 बाई P2 मेरा आ जाएगा N1 बाई N1 प्लस M2 आपको देखने को मिलेगा। और N1 प्लस N2 को निकाल लोगे आप, N1 प्लस N2 मेरा आ जाएगा P इंटू P2 बाय N1 आ जाएगा, P2 बाय P1 -1 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें मोल्स डालने हैं और आपके P2 बाय P1 डालने, इसमें आपको मोल्स डालने, मोल्स बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इससे जब निकालोगे तो आपको ऑक्सीजन का आपको थर्ड आंसर यहाँ पे आते हुए दिखेगा। आपको बस P1V1 इक्वल टू NRT डालना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, बता दिया मैंने, आप करते रहो, बहुत बड़े बड़े इक्वेशन हो जाएंगे, फिर आपका जो टाइम है फिर आप बोलोगे बहुत बड़े बड़े लेक्चर बता दिया आपने। ठीक है, क्या दे रखा है, पीटी कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, पीटी कांस्टेंट है, तो नया नया इक्वेशन में अगर बात करते हैं पीटी कांस्टेंट है, तो मेरे को बता सकते हो कि न्यू पीटी का, पीटी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये मेरा हो सकता है। तो टी की जगह पे मैं पीवी लिख सकता हूँ, तो पी स्क्वायर वी हो जाएगा मेरा कांस्टेंट,
इसमें पी की जगह पे इसको इसमें डाल दिया, तो पी स्क्वायर वी हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। अगर मैं v को जीरो रखता हूँ, तो p मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और अगर मैं p को जीरो रखता हूँ तो मेरा v क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, मेरा एकदम सही है, मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आरएमएस स्पीड ऑफ द दे रखा है, तो वी आरएमएस आपको बता ही दिया था 3 RT बाय मॉलिकुलर वेट। तो मेरा आरएमएस स्पीड कितना दे रखा है, T1 T2 दे रखा है शायद से यहाँ पे। गैस मॉलिक्यूल इतना कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिकुलर वेट इज डबल ऑफ द टेम्परेचर इज हाफ। तो मेरा मॉलिकुलर वेट डबल हो गया, टेम्परेचर हाफ कर दिया, तो कैसे करोगे, 4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो मेरा 150 आना चाहिए यहाँ पे। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 हाफ किया और नीचे 2, तो 2 बाहर आ गया, तो मेरे वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 150 आ जाएगा। आपको बता दूं क्या, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट वी डैश आरएमएस की बात करता हूँ मैं। उसमें क्या हो गया, 3RT/2 हो गया है, और सेकेंड मॉलिकुलर वेट डबल हो गया है। जब आप इसको इंटू करोगे तो वी डैश आरएमएस मेरा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, √3RT बाय मॉलिकुलर वेट। तो इसमें आपको ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 300 आपको वॉल्यूम दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 150 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखी है, और O2 मॉलिक्यूल के शायद से पूछ रही होगी यहाँ पे। हाँ एकदम सही, मॉलिक्यूल इज इतना विल बी आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, जो टेम्परेचर दे रखा है मेरे को। तो कुछ नहीं, आपको बस कंपेयर करना है। वी आरएमएस कितना दे रखा है, 1930 मेरा दे रखा है। किसके लिए, इसमें 3R 300 केल्विन आ जाएगा, 3R 300 केल्विन। और हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, बता सकते हैं आप, 2 होता है। टू होता है, तो मॉलिकुलर वेट मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद इसमें रिप्लेस क्या करूंगा मैं, बहुत सारी चीजें इसमें रिप्लेस करने की आ जाएगी। ऑक्सीजन में डाल लेते हैं। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑक्सीजन में आएगा 3RT, कितना दे रखा है, 3RT मेरे को दे रखा है 1200 केल्विन। अपॉन में मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का, O2 मतलब 16 आपको देखने को मिलेगा। O2 मेरा 16 आ जाएगा, 16 2 जा 64, 16 2 जा कितना आ जाएगा, 32 मॉलिकुलर वेट इसका आ जाएगा। तो क्या क्या रिप्लेस करोगे यार इसमें, √3R की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते बैठोगे क्या आप, 1930 √2 डिवाइडेड बाय √300 √3R की वैल्यू। तो ये चीज इसमें डाल दो, बहुत आसानी से हो जाएगा। √3 की जगह पे आप डाल दो 130 √2 डिवाइडेड बाय √300 इंटू √200 डिवाइडेड बाय √32। इस तरीके से डाल लो, क्या आ जाएगा मेरा आंसर, क्या चलेगा, ये 0 से ये 0 आपको कटते हुए दिख रहा है। √2 यहाँ पे 2 हो गए, क्या हो गया, 2 हो गए। और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 32 दे रखा है, तो 32 कितना हो जाएगा, अलग यहाँ पे √32 कितना हो जाएगा, 16 2 हो जाता है ना, √2 16 की अगर मैं बात करूँ तो बाहर चले जाएगा, 16 2 हो जाता है, 16 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 भी आ जाएगा मेरा ऊपर से, तो लगभग कितना आ जाएगा, मेरे को डबल आते हुए दिख रहा है, मेरे को 3860 मेरे को आंसर यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो आप भी देख लेना एक बार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द हीलियम इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द हाइड्रोजन। तो ऐसा क्या है, रूट मीन स्क्वायर में ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द किसकी बात कर रहा है, हीलियम और लिथियम की। तो बहुत आसान है, आपको बस मॉलिकुलर वेट को चेंज करना है यहाँ पे। तो मॉलिकुलर वेट का आपको MRS अगर मैं बता दूं तो आपको T डैश निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है, हाँ T डैश, मॉलिक्यूल हीलियम इज इक्वल टू द रूट हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो कौन सा एसटीपी के ऊपर आपको पता है ना, एसटीपी के ऊपर हम क्या लेते हैं टेम्परेचर, 273 केल्विन। हीलियम का तो 273 केल्विन लेंगे, और मेरे को दूसरे का हाइड्रोजन एट एसटीपी पूछ रहा है ना, तो निकाल लो बहुत आसानी से। हीलियम का निकल जाएगा, हाइड्रोजन का निकल जाएगा, हीलियम का भी निकल जाएगा बहुत आसानी से। √T डैश बाय मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू T डैश बाय T ऑफ द, इसको हाइड्रोजन कर लो, इसको हीलियम कर लो, मॉलिकुलर वेट। तो कितना है T डैश मेरा हाइड्रोजन का 273 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 2 अंडर रूट में, और इधर अंडर रूट में T ऑफ द हीलियम आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो इसको रूट हटा दो, रूट हट जाएगा तो 4 यहाँ पे चले जाएगा, 273 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हीलियम आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 काटो, 2 3 6 2 4 12 2 7 14 1 कैरी 2 2 4 546 डिग्री सेल्सियस आपको आंसर आते हुए दिखने को मिल रहा है। एकदम गलत, 546 मेरा डिग्री सेल्सियस आंसर है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मेरा केल्विन में आंसर आएगा। ये क्या आएगा, ये किस में आएगा,
जब आप इसको क्वेश्चन में सॉल्व करते हो तब ये मेरा केल्विन में आंसर आता है, इसलिए इसको जल्दबाजी में कभी भी इसको नहीं करना है, मैंने जानबूझ के किया। तो यहाँ पे आपका जल्दबाजी में केल्विन कर दोगे तो ये गलत आंसर होता है। इसको -273 करो तब जाके आपका सेल्सियस में आंसर आएगा। तो जब 273 से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर देखने को मिलता है। तो मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिला है। अगर 546 केल्विन अगर दिया होता तो वो ठीक कर देते हैं, पर उसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल देन कांस्टेंट टेम्परेचर देन द रूट mr स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो मेरा क्या बोल रहा है, प्रेशर को डबल कर दिया है और क्या कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रूट एम भी कम। तो मेरा क्या आ जाएगा, नो चेंज देखने को मिल रहा है प्रेशर के ऊपर। तो आरएमएस का कुछ बात ही नहीं आती कि डायरेक्ट 3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट है, तो नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रेशियो ऑफ द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब भी देखा था हमने काइनेटिक एनर्जी की, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे F/2 मेरा आ जाएगा KT। F क्या हो जाता है मेरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बनता है आपको पता है, डायटोमिकली है। डायटोमिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बनता है, जो ट्रांजिशनल होते हैं वो 3 होते हैं और रोटेशनल कितना हो जाता है 2 होते हैं। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा केटीजी का। 1 से 2 तक आपको पूछ रहा है, शो इन फिगर सप्लाई वर्क डन इन द प्रेशर। तो यहाँ पे फिर से वर्क डन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो क्या दे रखा है, वर्क डन इन द प्रेशर Q एंड W, द रेशियो ऑफ द डेल्टा Q एंड डेल्टा W का मेरे को रेशियो पूछ रहा है। तो डेल्टा Q की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा Q मेरा क्या हो जाता है आपको, डेल्टा W की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा Q कितना आ जाएगा मेरा, डेल्टा Q बाय डेल्टा W कितना आ जाएगा, डेल्टा Q मेरा आ जाएगा, डेल्टा Q हम लिख रहे हैं NCP डेल्टा T, और डेल्टा W क्या आ जाएगा मेरा, N डेल्टा T CP माइनस CV। ये चीज आपको बतानी चाहिए, इंटरनल एनर्जी माइनस हीट, ये मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। तो जब आप इसको करोगे तो मेरा CP बाय CP माइनस CV देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए CP बाय CP क्या हो जाएगा मेरा, अगर आप दोनों साइड में अगर CV से डिवाइड करोगे तो आपको आसानी से CP बाय CV कितना हो जाता है मेरा, गामा। CP बाय CV हो जाएगा गामा, और यहाँ पे CP बाय CV गामा -1। तो काफी आसान तरीके से हमने निकाल लिया, इन दोनों को CV से मैंने डिवाइड कर लिया, क्योंकि मेरा CP बाय CV क्या हो जाता है गामा, और मेरे को ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, मेरे को ऑप्शन में भी गामा के टर्म्स में दे रखा है, तो इसको ऑप्शन में भी CV आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो गामा अपॉन गामा -1 मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। तो इसी के साथ आपका पूरा केटीजी यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज फिर से करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छे लग रहे हैं, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।